नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुशील बहुगुणा। आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नया साल शुरू जरूर हुआ है, लेकिन कई पुरानी समस्याएं विरासत में लेकर आया है। ये समस्याएं देश और समाज के सामने इस साल भी बड़ी चुनौती बनी रहेंगी। ऐसी ही एक चुनौती है ड्रग्स यानी नशीली दवाओं की, जो देश के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रही है। देश के युवाओं को तेजी से अपनी चपेट में लेती जा रही है। देश के कई राज्यों के सामने ये समस्या सामाजिक ही नहीं, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी बड़ी चुनौती बन गई है। पंजाब को तो ये जैसे खोखला कर ही चुकी है, अब महाराष्ट्र भी इसकी चपेट में बड़ी तेजी से आ रहा है। सवाल यह है कि क्या हम साल 2024 को ड्रग्स के इस दंश से छुटकारा दिलाने के लिए एक साथ खड़े हो पाएंगे? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को वीर बाल दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में यह मुद्दा उठाया, युवाओं के इसका शिकार होने पर चिंता जताई और सबका आह्वान किया कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए। नशे और ड्रग्स की समस्या से हमें भारत की युवा शक्ति को बचाना है। मैं आज वीर बाल दिवस पर सभी धर्मगुरुओं और सभी सामाजिक संस्थानों से भी आग्रह करूंगा कि देश में ड्रग्स को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन हो। एक समर्थ और सशक्त युवा शक्ति के निर्माण के लिए सबका प्रयास आवश्यक है। नशा सिर्फ किसी एक व्यक्ति को बर्बाद नहीं करता, बल्कि वो इसके बाद परिवार, समाज और देश को भी बर्बाद करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नशा मुक्त समाज के लिए सभी राज्यों को ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाने का आदेश दिया है। दरअसल ड्रग्स का ये जाल बहुत बड़ा और गहरा है, जिसकी जड़ें विदेशों में हैं, जहां से तस्करी कर ड्रग्स भारत लाई जाती हैं और फिर कानून व्यवस्था को चकमा देते हुए अलग अलग राज्यों में चोरी छुपे पहुंचाई जाती हैं। पंजाब की एक पूरी पीढ़ी नशे के इस जाल का शिकार हो चुकी है, जिसे उससे बाहर लाना बड़ी चुनौती है। पंजाब के बाद महाराष्ट्र नशे के सौदागरों का दूसरा बड़ा निशाना है। महाराष्ट्र के युवा बड़ी तेजी से ड्रग्स के जाल में फंस रहे हैं। ड्रग्स में भी सिंथेटिक ड्रग्स बहुत भयानक समस्या बन चुके हैं। देखिए हमारे सहयोगी सुनील सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरे घर वाले ने मेरे को भी घर से मेरे भगा दिया। बोले अगर तू जब सुधर के आएगा तब भी ये घर में आना, नहीं तो फिर घर में तू कदम मत रखना, मेरे लिए तू मर गया आज से। इस सब का परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे करके पहले तो मेरी बीवी मुझसे दूर चली गई। माँ ने तो जन्म दिया था तो वो दूर नहीं जा सकती थी, लेकिन मेरी बीवी की वजह से मेरी बच्ची भी मुझसे दूर गई। जेल गए तो वहाँ नहीं मिला, तो वहाँ पर भी नींद नहीं आती थी, तो भाई लोग के साथ मिलके चरस गांजा जो भी मिला वो पी लिए। तो ये एक मेजर शिफ्ट है कि शिफ्ट टुवर्ड्स सिंथेटिक ड्रग्स। और इसमें सेकंड एक एस्पेक्ट आता है कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स का प्रमाण काफ़ी बढ़ रहा है। एमडी जो है इन दिनों काफ़ी यानी मार्केट में देखने को मिला है। हमने अब तक 25 सिंडिकेट्स ऐसे बर्स्ट किए हैं, जिसमें कुछ नाइजीरियंस भी है, कुछ फॉरेन नेशनल्स है, टंजानियंस। कम उम्र के बच्चे ड्रग्स के अधीन हो रहे हैं और उनकी संख्या करोड़ों में पूरे भारत में। 13,000 लोगों को हमने पकड़ा है। 53,000 करोड़ यानी 53,000 करोड़ का ड्रग्स हमने जब्त किया है और उसको हमने नष्ट किया है। मैंने बीड़ी और सिगरेट से पहले चालू किया। उन्होंने मेरे से बिना पूछे उसमें मतलब ड्रग्स डाल दिया। मेरा एकदम अजीब सा लगने लगा, मेरा पूरा दिमाग हिल गया, मेरा मतलब पूरा सो गया था, पूरा नशे में आ गया था। तो वहाँ पे हमारे इलाके में एक टेम्पो है खाड़ी में, वहीं पे मैं सो गया था। तो फिर मेरे अब्बू आए, मेरे को उठा के लेके गए। फिर मेरे से सवाल जवाब के मतलब बोलते ड्रग्स करता, बीड़ी सिगरेट कर रहा था, एक बार तेरे को माफ़ भी कर देता, मतलब तो इतना बड़ा ड्रग्स, इतना बड़ा हो गया तो ड्रग्स लेने लग गया 14 साल की उम्र में। तो उस टाइम मेरे घर वाले ने मेरे को भी घर से मेरे भगा दिया। बोले अगर तू जब सुधर के आएगा तब भी ये घर में आना, नहीं तो फिर घर में तू कदम मत रखना, मेरे लिए तू मर गया आज से। ये किशोर अपना करियर संवार सकता था, लेकिन ड्रग्स ने इसकी संभावनाओं को पटरी से उतार दिया। मैंने व्हाइट पाउडर किया है, बटन किया है, बाटला किया है, चरस किया है, घास का किया है, शराब का किया है। इस सब का परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे करके
पहले तो मेरी बीवी मुझसे दूर चली गई। माँ ने तो जन्म दिया था तो वो दूर नहीं जा सकती थी, लेकिन मेरी बीवी की वजह से मेरी बच्ची भी मुझसे दूर गई। मेरा एक जो स्टैंडर्ड था मेरे एरिया में, वो मेरा स्टैंडर्ड गिरने लगा, क्योंकि उसका इफेक्ट, जो नशे का इफेक्ट था, वो मेरे काम पे पड़ता था। मैं 2-3 दिन काम पे नहीं जाता था, नशा करता था, तो नशा इतना हेवी डोज हो जाता था और मैं हाइपर हो जाता था। छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, किसी को भी मार देना, ये सब एकदम कॉमन चीज़ें हो गई थी। ये शख्स अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सकता था, लेकिन नशे की लत में इसकी जिंदगी भटक गई। नशा करते तो मारा मारी भी अपने आप हो जाती थी, तो पुलिस केस भी हुआ, अंदर गए तो गर्दुल्ले मिल गए। अब अंदर गए तो नींद नहीं आती थी तो गरज पी लिए। जेल गए तो वहाँ नहीं मिला तो वहाँ पर भी नींद नहीं आती थी तो भाई लोग के साथ मिलके चरस गांजा जो भी मिला वो पी लिए। जेल के अंदर वहाँ मिलता था। ये आदमी ड्रग्स के दलदल से निकल सकता था, लेकिन जेल के भीतर ड्रग्स का दलदल कहीं ज्यादा खतरनाक है। अलग अलग उम्र की ये 3 कहानियां ड्रग्स से बर्बाद हुई सिर्फ 3 जिंदगियों की नहीं, बल्कि हजारों लाखों की है। जो कभी आबाद थे वो बर्बादियों के दलदल में फंसते चले गए, बस एक कश की तलब है। ड्रग्स का ये दलदल इतना खतरनाक है कि उसमें धंसे तो निकलने की उम्मीदें दम तोड़ने लगती है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि माया नगरी नशे की माया में बेहिसाब उलझती जा रही है। नए साल के ठीक एक दिन पहले ठाणे क्राइम ब्रांच ने कासर बड़ौली के मैंग्रोव्स की झाड़ियों में रेव पार्टी पर छापा मारा, तो वहां 90 युवक और 5 युवतियां नशे में डूबे मिले। पुलिस ने मौके से चरस, LSD, एस्केट्सी पिल्स और गांजा जैसे ड्रग्स भी बरामद किए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा साल 2019 के सर्वे के मुताबिक देश में करीब 10 करोड़ लोग नशे के आदी हैं। एक अन्य सर्वे में तो पंजाब का हर 7वां शख्स नशे में डूबा है, इसलिए नशे का दूसरा नाम उड़ता पंजाब कहलाया गया। पर अब जब महाराष्ट्र में ड्रग्स की फैक्ट्रियां पकड़ी जाने लगी हैं, तो सबसे अमीर राज्य पर भी सवाल उठने लगा है कि क्या महाराष्ट्र भी ड्रग्स का हब बन चुका है। देखिए, मूल रूप से ड्रग्स की जो समस्या है ये पूरे देश में है और ये धीरे धीरे बढ़ रही है। और इसके मद्देनज़र हमारे जो देश के गृह मंत्री है श्री अमित भाई शाह, इन्होंने सारे राज्यों के गृह मंत्रियों की और डीजीज़ की एक कॉन्फ्रेंस ली थी और इस कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ कि हम लोग सारे 0 टॉलरेंस पॉलिसी से ड्रग्स के ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। और उसके चलते महाराष्ट्र में हमने बहुत ज़ोरों से कार्रवाई शुरू की है। मुंबई पुलिस की साकीनाका पुलिस ने नासिक में जाकर नशे बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी, जहां 300 करोड़ का ड्रग्स जब्त किया। एनसीबी ने पुणे के जंगल में 2 ऐसी ही फैक्ट्रियों से 50 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया। तो सोलापुर में भी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री हाथ लगी, जहां मुंबई क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर 100 करोड़ का ड्रग्स जब्त किया। संभाजी नगर में भी फैक्ट्री मिली। डीआरआई ने रेड कर यहां से 250 करोड़ का नशीला पदार्थ पकड़ा। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस पालघर के एक फार्म हाउस पहुंची, जहां ड्रग्स बनाया जा रहा था। छापेमारी में 38 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। करोड़ों करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी बताती है कि लाखों लाख जिंदगियों की बर्बादी की कहानियां कैसे लिखी जा रही हैं। ये हमारा साकीनाका पुलिस स्टेशन का केस था, जो हमने शुरुआत में 10 ग्राम का MD हमें मिला था। उसने हमने आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सब हमने ये कार्रवाई किया। उसमें हमारा जो सबसे बड़ा कार्रवाई था वो नासिक में हमने किया। तकरीबन उसमें 300 करोड़ से ज़्यादा का MD जो फैक्ट्री था वो हमने पकड़ा, बस्ट किया। उसमें मेन आरोपी सबको अरेस्ट किया। उसमें तकरीबन अभी तक हम 20 आरोपी अरेस्ट कर चुके हैं और हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। उसमें जो एक मेन आरोपी है जो पुणे पुलिस की कस्टडी से जो निकल गए थे, उसको भी हमने अरेस्ट किया है। कुछ महीने पहले 2 फैक्ट्रीज बस्ट की थी पुणे डिस्ट्रिक्ट में। एक थी अंबेगांव तालुका में और एक थी शिरूर तालुका में, जहाँ पे लोकली अल्प्राजोलम बनाया जाता था और वो महाराष्ट्र में और तेलंगाना में बेचा जाता था। तो फर्स्ट टाइम एक थोड़े से दूर दराज के एरिया में फैक्ट्री पाई गई, दो फैक्ट्रियाँ पाई गई, जिसका कॉमन पॉइंट ये था कि दोनों सेल्फ सफिशिएंट थी। मतलब कहीं बाहर से लाइट कनेक्शन नहीं लिया गया था, जनसेट था, सेल्फ सफिशिएंट था। जो स्मेल आता है केमिकल्स का, उसको छुपाने के लिए सोक पिट्स बनाए गए थे जो डीप थे काफ़ी, पोल्ट्री के बगल में बनाया गया था। तो आसपास के लोगों को पता नहीं चल रहा था। खास बात है कि ड्रग्स के खिलाफ इन सभी बड़ी कार्रवाइयों में सिंथेटिक ड्रग्स ही बड़ी मात्रा में पकड़ी गई हैं, जो नशे की काली दुनिया के तेजी से बदलते ट्रेंड को दर्शाती है। जबकि इसके पहले पारंपरिक ड्रग्स का ही ज्यादा चलन था, जिसमें गांजा, कोकीन, अफीम और हीरोइन शामिल है।
ड्रग्स के बदलते पैटर्न को समझने के लिए आप पहले ड्रग्स तस्करी के रूट मैप को समझिए। भारत में विदेशों से ड्रग्स तस्करी के दो रूट हैं। एक गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से अफीम भारत आती है। दूसरा गोल्डन क्रिसेंट, जिसमें ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हीरोइन भारत लाई जाती है, जबकि कोकीन साउथ अमेरिका से आती है। और यही ड्रग्स की आमद अब महाराष्ट्र को उड़ता महाराष्ट्र बना सकती है। इंडिया के लेफ्ट में और राइट में डेथ क्रिसेंट, डेथ ट्रायंगल जो बोलते हैं, इंडिया सैंडविच बिटवीन दिस टू रीजन्स। ये हमारे जो डिस्टर्ब नेबर्स है, जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही डिस्टर्ब है, ये इसका मेजर सोर्स ऑफ इनकम मोर और लेस इज ड्रग्स, मोस्टली हीरोइन एंड मेथाम्फेटामाइन। सो इन दोनों के बीच में इंडिया है। तो इंडिया का हमेशा ही इस्तेमाल किया गया है कि ये वहाँ से ड्रग्स आती थी, इंडिया में स्टोर होती थी, अलग अलग देशों में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल भी इंडिया में बढ़ने लगा है। सो ये जोग्राफिकल पोजीशन एक है। और इंडिया के जो ट्रेड रूट्स है, जैसे समुद्री ये जो है ट्रांसपोर्ट जो है बहुत अच्छी मात्रा में इंडिया में होता है। आप देखेंगे JNPT है, अलग अलग पोर्ट्स है, इसमें जो बड़ी मात्रा में कंटेनराइज कार्गो होता है उसमें भी काफ़ी केसेस हुए हैं। फिर जैसे एयरपोर्ट्स है इंडिया के, ऐसा कोई देश ही नहीं होगा जहाँ से मुंबई या फिर दिल्ली या फिर बेंगलोर जैसी बड़ी बड़ी सिटीज़, कलकत्ता, ये कनेक्टेड नहीं है। सो इसका भी दुरुपयोग ह्यूमन कैरियर्स या फिर लगेज कैरियर्स में ड्रग्स के लिए होता है। गांजा जो मुंबई में आता है, वो जो हमने बड़ी कार्रवाई की है रिसेंटली, जिसमें एक बड़ा आरोपी हमने अटक किया है, वो उड़ीसा से आता है। तो उड़ीसा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ये जो राज्य है वहाँ पे गांजा की अवैध खेती की जाती है। उसी तरीके से कोकेन जो है, ये मेनली कोका वनस्पति से कोकेन बनता है और ये साउथ अमेरिका से आता है। उसी तरह हीरोइन जैसे है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ से आता है। तो हर एक ड्रग्स जो है वो अलग अलग जगह से आता है। चरस आप देख लेंगे, मनाली चरस है, रिसेंटली हमने कश्मीरी चरस की कार्रवाई की है। अब तक हमने लगभग 15 से 20 किलो चरस मुंबई में पकड़ा है। तो चरस मनाली है, नेपाल है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ से आता है। जानकार बताते हैं कि हिंदुस्तान पहले ड्रग्स तस्करी का सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट था, लेकिन अब यहाँ सेवन बहुत बढ़ गया है तो खपत भी होने लगी है। लेकिन हाल फिलहाल की बड़ी कार्रवाइयों से साफ है कि ड्रग्स का भी ट्रेंड बदला है। पारंपरिक ड्रग्स की जगह अब सिंथेटिक ड्रग्स का चलन बढ़ रहा है, जिसे डिजाइनर ड्रग्स भी कहा जाता है। सिंथेटिक ड्रग्स में मेफेड्रिन, MDMA, अल्प्राजोलम, इफेड्रिन, कोडीन, केटामाइन और LSD स्ट्रिप्स मुख्य हैं। तो ये एक मेजर शिफ्ट है कि शिफ्ट टुवर्ड्स सिंथेटिक ड्रग्स। और इसमें सेकंड एक एस्पेक्ट आता है कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स का प्रमाण काफ़ी बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में अब तक इतनी फैक्ट्रियाँ एक साथ पकड़ी नहीं गई थी। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि इसकी डिमांड महाराष्ट्र में है ही, इसलिए इतना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और महाराष्ट्र एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉजिटिव सेंस में पहले से ही है, लेकिन उसका दुरुपयोग जो है वो ड्रग्स के लिए बढ़ रहा है। 2-3 चीज़ें हैं। एक इजीली जो है, जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो उनको मिल जाता है। फिर इसमें बनाने की प्रोसेस है वो भी काफ़ी सारे लोग इजीली अडोप्ट कर लेते हैं। दूसरा, इसमें जनरली प्रॉफिट एंगल भी लोग देखते हैं। तो इसको देखते हुए MD जो है इन दिनों काफ़ी यानी मार्केट में देखने को मिला है। और उसी को देखते हुए आप देखेंगे कि हमारी जो मैक्सिमम कार्रवाई MD के खिलाफ है। हमारी सबसे बड़ी कार्रवाई है जो 300 करोड़ से ज़्यादा की, वो भी MD फैक्ट्री के खिलाफ। ड्रग्स की बात आते ही बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की तस्वीर आंखों के सामने घूमने लगती है। फिल्मी सितारों की पार्टियों पर नशे के उठते सवाल उसकी तरफ इशारा करते हैं। पीछे से काम करता है अंडरवर्ल्ड। इस गठजोड़ में नशे का सुरूर भी है और काली कमाई का मौका भी। ड्रग्स तस्करी में कभी इकबाल मिर्ची एक बड़ा नाम हुआ करता था। उसके बाद पाकिस्तान में बैठे जावेद चिकना का नाम है। लेकिन भारत में ड्रग्स तस्करी में वर्तमान में कैलाश राजपूत का नाम सबसे बड़ा बताया जा रहा है। हालांकि जांच एजेंसियों का दावा है कि वर्तमान में नशे के धंधे में अलग अलग कई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट काम कर रहे हैं, जो बंद पड़ी फार्मास्यूटिकल यूनिट को किराए पर लेकर MD के प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक नेटवर्क रखते हैं। ड्रग्स नेटवर्क की सबसे निचली कड़ी को बेचैन कहते हैं। उसके ऊपर ड्रग्स पैडलर और फिर स्मगलर होते हैं। मुझे लगता है ये एक ही क्राइम है जो बॉर्डरलेस क्राइम जिसको हम लोग बोलते हैं, कि मतलब कोई बॉर्डर नहीं है इसके, देशों की कोई बॉर्डर इस ड्रग ट्रेड में देखी नहीं जाती है। तो इसलिए ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट इजी मनी के लिए इसमें पाया गया। एनसीबी ने भी काफ़ी केसेस किए जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का रोल दिख रहा है साफ तौर पे, क्योंकि इसके आगे सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग को इंडिविजुअली ना देखते हुए अगर बड़ी मात्रा में देखेंगे तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें ये ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स, फिर ड्रग का पैसा अलग धंधों में जमा करना या फिर उससे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ खरीदना, उसको अलग अलग देशों में पार्क करना, ये दिखा गया है। हमने अब तक 25 सिंडिकेट्स ऐसे बर्स्ट किए हैं
जिसमें कुछ नाइजीरियंस भी है, कुछ फॉरेन नेशनल्स है, टंजानियंस, उनको भी हमने पकड़ा है और उनसे भी इस साल हमने 7 करोड़ के करीब हमने ड्रग्स जब्त किया है। अभी हम कुछ जगह हम ऐसा भी देख रहे हैं जो बॉडी ऑफेंडर्स है, जो आईपीसी के अलग अलग धारा में बॉडी रिलेटेड ऑफेंसेस करते हैं, वो लोग भी आजकल ड्रग्स में इजी मनी के कारण स्मगलिंग में देखे जाते हैं। बदलते ज़माने के साथ ड्रग्स का ट्रेंड बदला है तो बेचने और वितरण का तरीका भी। संपर्क के लिए सोशल मीडिया और डार्कनेट, तो वितरण के लिए ह्यूमन कैरियर की जगह अब कुरियर सर्विस वालों का इस्तेमाल बढ़ गया है। हाल ही में एनसीबी और पुलिस ने ऐसे कुछ कुरियर सर्विस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की। पहले माना जाता था कि ड्रग्स का नशा सिर्फ बड़े लोगों का शौक है, लेकिन अब तो छोटे बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं। हाल ही में सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट जो अपना है सेंट्रल का, उन्होंने एक सर्वे करवाया एक हॉस्पिटल से, और उस सर्वे में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे और बहुत गंभीर है, और हमारे लिए तो बहुत गंभीर है क्योंकि हम इस विषय को लेकर काम कर रहे हैं। इसमें जो आंकड़े आए उसमें 10 साल की उम्र से लेकर 17 साल की उम्र के बच्चों की कम उम्र के बच्चे ड्रग्स के अधीन हो रहे हैं और उनकी संख्या करोड़ों में पूरे भारत में। ड्रग्स की गंभीरता को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार दोनों सख्त हुए हैं। इस पर राष्ट्रीय चिंता कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशे के उड़ते कारोबार को लेकर बेहद चिंतित हैं। एक और बहुत बड़ी समस्या भी है जिस पर एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये समस्या है नशे और ड्रग्स की है। इस समस्या से हमें भारत की युवा शक्ति को बचाना है। इसके लिए सरकारों के साथ साथ परिवार और समाज की शक्ति को भी अपनी भूमिका का विस्तार करना होगा। इसको लेकर केंद्र से राज्य स्तर पर कार्रवाई की कोशिश भी हो रही है। पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर धरपकड़ शुरू हुई है। मैं अगर मुंबई की आपको बात बताऊं तो मुंबई में विशेष रूप से हमने स्कूल और कॉलेजेस जो है इसके आसपास 2000 ऐसे पान टपरिया या छोटे दुकान जहां ये संशय था कि जहां से ड्रग्स का सप्लाई होता है, लोग जहां पर खरीदते हैं, उनको हमने तोड़ दिया, उनको नष्ट किया है। और इतने बड़े पैमाने पर केसेस हुई है, आपको आश्चर्य होगा कि करीब 23,000 केसेस हमने पिछले 6-8 महीने में किए हैं। 13,000 लोगों को हमने पकड़ा है। 53,000 करोड़ यानी 53,000 करोड़ का ड्रग्स हमने जब्त किया है और उसको हमने नष्ट किया है। देश में ड्रग्स के खिलाफ एनडीपीएस जैसा कड़ा कानून भी है और कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन एक बड़ी चुनौती ड्रग्स के खिलाफ जन जागृति और नशा मुक्ति की है। महाराष्ट्र में नशाबंदी मंडल की स्थापना 1958 में संत तुकडोजी महाराज ने की थी। तब से मंडल सालाना 800 के करीब लोगों को नशा से मुक्ति दिलाते हैं। उनमें से 60 के करीब ड्रग्स लेने वाले होते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मंडल को मिलने वाली अनुदान राशि आज भी वही है जो 60 साल पहले थी। ऐसे में सवाल है कि नशे के दलदल में धंसे लोगों को मुक्ति मिलेगी कैसे? क्योंकि ड्रग्स का नशा बहुत खतरनाक होता है। वो शुरू तो बहुत धीरे धीरे शुरू हो जाता है और वो इतने हद तक चला जाता है कि लेते वक्त जितनी तकलीफ होती है ना, उससे ज़्यादा दुगना तिगना तकलीफ वो छोड़ते वक्त होती है। इसमें लोग काफ़ी हाइपर हो जाते हैं नशा करने के बाद, तो वो भी हमें संभलना पड़ता है। और एक बार वो कन्विंस हो गया कि हाँ मुझे इससे बाहर निकलना है, तो फिर हम लोग समुपदेशन के ओर लेके जाते हैं। फिर उसे नशा मुक्त केंद्र पर हम लोग एडमिट कर देते हैं और धीरे धीरे वो राह पर चलना शुरू कर देता है। ये नशाबंदी मंडल का ही कमाल है कि कभी नशे के लत में अपना जीवन बर्बाद कर चुके ये 3 शख्स आज नशा के खिलाफ जन जागृति अभियान का प्रमुख चेहरा है। ये मैंने इतनी ठोकरें खाई है, ये मुझे लात पड़ चुकी है, ये मैं हूँ, ये मैं कल था, ये मैं कल ऑफिसर था, मैं 40,000 रुपये सैलरी लेता था। आज मेरे पास खुद का रहने का घर नहीं है। आज मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ काम करता हूँ, तो वहाँ पे एज अ वॉचमैन रात को वहीं पे सो जाता हूँ, वहीं पे 2 टाइम का खाना फ्री में मिलता है। तो मतलब एक ऑफिसर का लाइफ और एक वॉचमैन का लाइफ, ये मेरे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव है। तो अगर आपको नहीं करना है तो ये आप देखो, मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं दिखाता हूँ कि ये मैं था, ये मैं हूँ। अभी नशे को से बचाते हैं लोगों को, जिसमें मतलब मेरी मेहनत को देखकर ये मेरे साथ वालों ने मुझे धारावी नशा मुक्त अभियान का अध्यक्ष बना दिया। और माशाल्लाह इतना इंशाल्लाह हम लोग ने अच्छा काम किया है कि आप धारावी में मैं बोलना बड़ी बात हो जाएगी, आप जाके खुद पूछ लो
22 से 23 ड्रग्स डीलर एमडी के और ये कॉर्क्स जो चलता है बाटला जिसको बोलते हैं, इनके डीलर व्यापारियों को, रिटेलरों को, सबको अंदर कराया हमने। मैंने नशे छोड़ दिया। फिर मेरे घर वाले मेरे ऊपर अभी विश्वास करते कि हाँ ये पढ़ेगा लिखेगा, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मतलब ये जो बनना चाहेगा उसको बनाएंगे। तो मेरा भी गोल है IAS बनने का, UPSC करने का। ड्रग्स की समस्या एक राज्य प्रांत तक सीमित नहीं रही, इसकी जड़ें देश में फैल चुकी हैं। हमारा भविष्य नौजवान जाने अनजाने में अपना जीवन तबाह कर रहा है। नशे की लत से अजब गजब अपराध भी जन्म ले रहे हैं। सप्लायर्स पर नकेल पुलिस एजेंसियों का काम है, पर शुरुआत घर से करनी होगी, क्योंकि जब तक डिमांड कायम है, सप्लाई का तरीका अपराधी निकाल ही लेते हैं। जरूरत इसी मकड़जाल को खत्म करने की है। खबरों की खबर में अब एक और अहम मुद्दा, डंकी फ्लाइट और डंकी रूट का। 26 दिसंबर को फ्रांस से 276 यात्रियों को लेकर मुंबई लौटी फ्लाइट डंकी फ्लाइट ही थी। दी लेजेंड एयरलाइंस की निकारागुआ जा रही इस एयरबस A340 फ्लाइट को मानव तस्करी के शक में फ्रांस में रोका गया था। 4 दिन फ्रांस में रोके जाने के बाद 26 दिसंबर को ये फ्लाइट मुंबई लौटी। इसके सभी यात्रियों को पूछताछ के बाद जाने दिया गया। इन यात्रियों में अधिकतर पंजाब और फिर गुजरात के थे। जांच एजेंसियां ये पता कर रही हैं कि इन लोगों को भेजने वालों के पीछे कौन कौन शामिल है। इस डंकी फ्लाइट का इंतजाम किसने किया? डंकी फ्लाइट यानी वो विमान जिसके जरिए लोगों को पूरी साजिश के साथ किसी दूसरे देश में अवैध प्रवास के लिए ले जाया जाता है। उन देशों में जहां रहना उन लोगों का सपना होता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए वैध कागजात नहीं होते। लिहाजा दुनिया के कई संगठित कबूतरबाज उनके सपनों के साथ खेलते हैं। उनकी जिंदगी की कमाई के पैसे लेकर उन्हें एक ऐसे अधूरे रास्ते पर छोड़ देते हैं जहां से उनकी जिंदगी का आगे कोई भरोसा नहीं होता। इन रास्तों को डंकी रूट कहा जाता है। इस रूट पर कई लोग जंगलों, बर्फीले रास्तों, दलदल, रेगिस्तान से होकर गुजरते हैं और फिर कई लोग रास्ते में मारे भी जाते हैं। कई दूसरे देश में गिरफ्तार हो जाते हैं और कुछ जो दूसरे देशों में चोरी छुपे जैसे तैसे पहुंच भी जाते हैं, उनके साथ आगे क्या होगा खुद उन्हें पता नहीं होता। इस पूरे गोरख धंधे को कबूतरबाजी कहा जाता है। 4 महीने पहले ही कबूतरबाजी के जाल में फंसे 150 भारतीयों को सरकार ने लीबिया से रिहा करवाया था। ये लोग जिन सपनों के पीछे वहां गए वो तो पूरे नहीं हुए, उल्टा उन्हें गुलाम बनाकर उनसे काम लिया जाने लगा। भारत सरकार के दखल से वो किसी तरह बचकर लौटे। ऐसे न जाने कितने ही लोग अपनी जमीन जायदाद भी बेच चुके होते हैं दूसरे देशों में जाने का सपना पूरा करने के लिए। कबूतरबाजी का ये जाल काटना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की ये रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र जिले के राहुल को एजेंट ने वर्क वीजा का सपना दिखाकर इटली जाने के पैसे वसूल लिए, लेकिन बीच में उन्हें मिस्र के रास्ते लीबिया पहुंचाकर किडनैप करवा दिया और मुक्त गुलाम मजदूर के तौर पर उन्हें बेच दिया गया, जहां बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया और अब लीबिया से रिहाई के बाद परिवार से लिपट कर रो रहे हैं। खाना कितने दिन में खाना देते थे क्या सर? कभी कभी तो मतलब 48 घंटे में, 24 घंटे में हमें सिर्फ एक ब्रेड होता है सर, इतना बड़ा बस ब्रेड, और सर पीने का पानी तो वहाँ पे है ही नहीं था। टॉयलेट वाला पानी पीते जो टॉयलेट के अंदर 20 इतना खारा पानी वही पीते थे सर। मेरे को ना अटैक आ गया था, मैं सर हार्ट पेशेंट हूँ, तो सर मेरे को ना लीबिया वालों ने मरा सोच के रेत के अंदर घेर दिया था। तो कुछ वहाँ पे सर ना लड़के थे, ये गाम्बिया के थे, नाइजीरिया के थे, काले थे, मतलब उनकी तादाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा 600-700 थे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे टॉर्चर बहुत ज़्यादा और उन्होंने जेल तोड़ने की कोशिश की, तो जेल ना टूटे इस डर से वहाँ की जो वो थे माफिया थी वो उठा के मेरे को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में सर मेरे को सांस आ गया। मैंने सर वहाँ से जो डॉक्टर था उनके नंबर से मैंने फिर एम्बेसी वालों को कॉल किया। मैंने ये बोला कि सर ऐसे ऐसे यहाँ पे हालात बहुत माड़े हैं, यहाँ पे तो सर मौत ही है और कुछ नहीं। फिर सर जो है अनिल जी ने बोला कि आपके पास कुछ दिन के अंदर अंदर हमारी एम्बेसी का बंदा आ जाएगा। तो सर 1 महीना 1.5 महीना इंजारा जेल में रहने के बाद हमको DCM सेंटर में शिफ्ट किया गया। वहाँ पे सर हमारी एम्बेसी के बंदे आए, उन्होंने फिर हमारा वाइट पासपोर्ट बना के हमें वहाँ से निकाला। कैथल जिले के शिव कुमार ने अपनी खेती की जमीन गिरवी रखकर बेटे साहिल को पुर्तगाल भेजा था। हाथ से 12 लाख रुपए गए। 7 महीने से बेटे का कोई अता पता नहीं है। वो अब बेटे की तलाश में सरकार को चिट्ठियां लिख रहे हैं।
एजेंट पर एफआईआर दर्ज तो हो गई है, लेकिन अभी तक बेटे का पता नहीं चल पाया है। जी, पैसा इकट्ठा ऐसा है कि मैंने अपने जो लोन बोलते हैं जिसको बैंक में अपनी ज़मीन गिरवी रख के हमने ये पैसा इकट्ठा किया और एजेंट से हमारी बातचीत जो हुई थी 12 लाख रुपए में तय हुई थी। जी, आज तक हमें बच्चे के बारे में 8 जून तक हमारी बातचीत होती रही, लेकिन 8 जून के बाद आज तक हमारे बच्चे से कोई बातचीत नहीं हो पाई। लगभग 7 महीने का टाइम गुजरने वाला है। कैथल के ही मलकीत भी घर से अमेरिका जाने के लिए निकले थे, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करते हुए बीच रास्ते में उन्हें गोली मार दी गई। घर वालों को उनकी मौत की सूचना इस वायरल वीडियो से मिली। डंकी के रास्ते बॉर्डर क्रॉस होने पर एक एजेंट दूसरे एजेंट को फोटो भेजकर तय रकम की वसूली करते हैं। अंबाला के रहने वाले ये युवक डोंकी के रास्ते विदेश गए थे। अब युवाओं को डोंकी के रास्ते न जाने की सलाह दे रहे हैं। बता रहे हैं कि किन किन देशों के बॉर्डर पर जान जोखिम में डालकर युवाओं को विदेश भेजा जाता है। एक तो जंगल की डोंकी है जिसके अंदर पैसे कम लगते हैं, जैसे 30 से 40 लाख रुपए लेते हैं जंगल की डोंकी का, जिसके अंदर क्या होता है कि पहले यहाँ से हम किसी भी कंट्री में उतारेंगे, जैसे लैटिन कंट्रीज में उतारते हैं, या फिर आजकल एक काम चल रहा है टर्की से वीजा लेते हैं हम कोस्टारिका का। कोस्टारिका में उतारा, कोस्टारिका के बाद धीरे धीरे चलते पनामा से फिर आगे पार करते हुए जगह जगह पे अलग अलग अमाउंट देना पड़ता है। जैसे सबसे पहले टर्की पहुंचे, टर्की में तकरीबन 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे ये कोस्टारिका पहुंचते हैं, कोस्टारिका पहुंचने के बाद इन्हें फिर 10 लाख रुपया देना है। उसके बाद ये जंगल क्रॉस करेंगे, जैसे ही जंगल क्रॉस करते हैं, जंगल क्रॉस करने के बाद ये मैक्सिको बॉर्डर पे पहुंचते हैं, फिर वहां 10 लाख देके उसके बाद फाइनल पेमेंट जो है मैक्सिको एंटर होने के बाद देनी होती है। और जो दूसरी डोंकी है वो है बाय एयर। इसके अंदर क्या होता है, हम किसी भी बड़ी कंट्री का वीजा लेते हैं, जैसे जर्मन का, फ्रांस का, इटली का, शेनेगन का, कहीं का भी वीजा लिया। किसी अनहोनी से पहले डोंकी के रास्ते विदेश जाने वाले 300 भारतीयों को फ्रांस के जहाज से वापस भारत लौटाया गया। इन युवाओं के बारे में गोपनीय सूचना थी कि ये सभी भारतीय डोंकी के रास्ते मजदूरी के लिए विदेश भेजे जा रहे हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा मदद ऐप शुरू किया गया है, जिससे विदेश में फंसे भारतीय और भारत में बैठे परिजन भारत सरकार से मदद की गुहार लगा सकते हैं। इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एजेंटों की इस कबूतरबाजी पर शिकंजा कसने के लिए एसआईटी का गठन किया है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा। तो हमने एक एक्ट बनाया है और इस बार की कैबिनेट में वो पास हम पुटअप कर रहे हैं उसको। ये जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं इनके लिए नियम कायदे बनाए गए हैं और अगर इनके थ्रू कोई भागता है तो कार्रवाई के उसमें प्रावधान भी किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने रोजगार की तलाश में काम ढूंढने वाले 10,180 कुशल कारीगरों को विदेश भेजने का फैसला लिया है। इन्हें इजराइल, दुबई और इंग्लैंड में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भेजा जाएगा। हरियाणा के युवाओं का विदेशों में फंसना और एजेंटों पर शिकंजा कसना हरियाणा सरकार के लिए काफी नहीं होगा। हरियाणा सरकार को अपने युवाओं के लिए राज्य में ही रोजगार के अवसर खोलने होंगे। हमने जितने भी युवाओं से बात की उनका यही कहना था कि अपने राज्य या देश में नौकरी के अभाव के चलते वो ऐसे खतरनाक रास्ते से विदेश जाना चाहते हैं और ऐसे में सरकार को भी इस पर तवज्जो देनी होगी कि ऐसे फर्जीवाड़े या ऐसे फर्जी ट्रैवल एजेंट्स पर भी सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हम अपने युवाओं को ऐसे खतरनाक रास्ते पर जाने से रोक सकें। अंबाला से अंकुर, कैथल से सुनील रवीश और कुरुक्षेत्र से कमल सैनी के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पंजाब के फिरोजपुर में तैनात आईपीएस रणधीर कपूर, जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है और ओमान, मस्कट और निकारागुआ में गैर कानूनी तौर पर जा रहे लोगों के मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी के प्रमुख हैं। रणधीर जी, आपका स्वागत है। आप कबूतरबाजी के ऐसे कई मामलों की जांच कर चुके हैं, उनके आधार पर क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे मामलों में? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एनडीटीवी का, जो एक महत्वपूर्ण मसले को ये उठा रही है, क्योंकि इस मसले में लोगों को अवेयर करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि ऐसे मसले कम हों। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पंजाब स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, गुजरात, डाउन साउथ और भी राज्यों में ये है कि लोगों का एक क्रेज है बाहर जाने का। तो एक जो मिथ है, लोगों का एस्पिरेशन है, ग्लैमर जो एसोसिएटेड है वेस्टर्न कंट्री के साथ, वहाँ लोग जाते हैं। वैसे लोगों की ये इंडिविजुअल चॉइस है कि वो जाना चाहते हैं, बट हमारी सलाह यही है कि जिनको भी विदेश जाना है वो लीगल तरीके से जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके जाएं। कोई ट्रैवल एजेंट के राही इसमें कोई धोखा ना खाएं।
विदेश जाने का सपना संजोए कई लोग एजेंटों पर बड़ी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। इनमें कई कबूतरबाज निकल जाते हैं। तो कैसे ये पता करें कि कोई एजेंट उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है या नहीं? तो देखिए, एक एक्ट है, इंडिया का एक एक्ट है, इमिग्रेशन एक्ट 1983 का। इसमें जो भी एजेंट है जो किसी व्यक्ति को बाहर ले जाने का प्रॉमिस करता है, उसको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट के पास। तो जब भी कोई इंसान काम के सिलसिले में बाहर जाना चाहता है, वो ये जरूर चेक कर ले कि ये जो एजेंट है वो रजिस्टर्ड एजेंट है या नहीं है। उसका लाइसेंस चेक कर ले, उसकी ऑथेंटिसिटी वेबसाइट पर जाके चेक कर ले। एक ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि एजेंट आपको काम के सिलसिले में बाहर जाने के लिए बोल रहा है या फिर नॉर्मल वीजा लगा के लिए जाने के लिए बोल रहा है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर काम के लिए बोल रहा है तो उसका लाइसेंस जरूर चेक कर लो। अगर मैं पंजाब स्पेसिफिक बात करूं तो सरकार ने एक यहाँ पे बहुत अच्छा कदम उठाया है कि एक स्पेसिफिक पंजाब ट्रैवल रेगुलेशन एक्ट बनाया है, PTPR एक्ट बनाया है। उसके तहत हर एजेंट को एक लाइसेंस लेना जरूरी है। तो जो भी बाहर जाना चाहता है वो लाइसेंस जरूर चेक कर ले एजेंट का और उसको वेबसाइट पे देख ले। साथ साथ जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने जो भी तफ्तीश है ट्रैवल एजेंट वाली, उसमें एक इंश्योर किया है सेंसिटिविटी ऑफ मसले को देखते हुए कि कम से कम एक DSP रैंक का अधिकारी उसकी जांच करता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, हर जिले में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट AHT यूनिट बनी है। वहां पे DSP उसको हेड करता है। वहां जाकर के वो अपनी शिकायत कर सकते हैं और उस शिकायत के बेसिस पे उस ट्रैवल एजेंट पे कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अवेयरनेस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि वो लोगों को अवेयर करें कि जिनको भी बाहर जाना है वो लीगल तरीके से जाएं और रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके जाएं। रणधीर जी, आपने कई मामले देखे होंगे, किस तरह की स्टडी अधिकतर सामने आती हैं? देखिए, अलग अलग केस स्टडियाँ आती हैं। जैसे जो ओमान और मस्कट वाली जो SIT थी, उसमें हमें एक स्टडी ये आई कि जो एजेंट है वो लोगों को झांसा देते हैं कि आपको वहां जाकर के वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी मिलेगी, सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। तो एक मेरी सलाह लोगों को ये है कि वो अपना स्किल जरूर देख लें कि उनके पास कौन सा स्किल है और वो वहां प्रॉमिस कौन सा स्किल का कर रहा है। जैसे अगर मेरे को स्किल अगर नर्सिंग का नहीं है तो मैं वैसे झांसे में ना परूं जहां मुझे वो कोई बोले कि आपको नर्सिंग का काम दिला देंगे। दूसरी बात यह है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है उसको अच्छी तरीके से चेक करें। जो भी बातें छोटे छोटे अक्षरों में लिखी होती है उसको प्रॉपर चेक करें। लाइसेंस चेक करें कि इसके पास सही लाइसेंस है या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना पासपोर्ट कभी भी एजेंट को ना दें। अपना पासपोर्ट अपने पास रखें। बिल्कुल। और जो एजेंट लोगों के सपनों के साथ खेलते हैं, कबूतरबाजी करते हैं, पहले तो उनका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पकड़े जाते हैं, हालांकि कार्रवाई अक्सर शिकायत होती है कि बहुत कम होती है ऐसे लोगों पर, वो बच निकलते हैं, लेकिन अगर पकड़े जाते हैं तो क्या कार्रवाई उनके खिलाफ होती है? इसमें जो पंजाब गवर्नमेंट एक बड़ा अच्छा जो एक्ट बनाया है PTPR एक्ट, उसके तहत कोई भी जो एजेंट है उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है। जब भी किसी इंसान कोई बाहर जा रहा है उसका लाइसेंस जरूर चेक करें। उस लाइसेंस की ऑथेंटिसिटी जो डिप्टी कमिश्नर होता है उसकी वेबसाइट पे होती है, वहां से जरूर चेक करें। दूसरी बात यह है कि एक जो फ्रेज होता है कि टू गुड टू बी ट्रू, ये जरूर देखें। अगर कोई एजेंट आपको ये बोल रहा है कि वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, आप अपना स्किल देखें कि आपके पास वो सैलरी वहाँ मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तीसरी बात यह है कि जब भी आप वर्क रिलेटेड बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, तो उसका जो इमिग्रेशन का है लाइसेंस जो भारत सरकार के तरफ से होता है वो जरूर चेक करें कि वो है या नहीं है। चौथी बात यह है कि अपना पासपोर्ट कभी भी एजेंट को ना दें। और पांचवी बात यह है कि जब भी आपके साथ ऐसा कोई धोखा होता है तो हर जिले में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, वहां जाकर के इसकी रिपोर्ट जरूर दर्ज कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर जी, आपने बहुत अच्छी सलाह दी कबूतरबाजी से बचने के लिए। लोग इस तरह के झांसे में ना आए उनके लिए। वक्त है एक ब्रेक का। NDTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।